लॉकडाउन के फेज 3 का आज पहला दिन है और आज से लॉकडाउन की संपूर्ण प्रक्रिया जोन के हिसाब से बदल भी रही है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, इन 3 जोन्स में देश के अलग अलग जिलों को बांटा गया है। ग्रीन जोन को सबसे ज्यादा राहत मिल रही है, दुकानों से लेकर टैक्सीज वहां पर चल रही हैं। ऑरेंज जोन को भी राहत मिली है, लेकिन रेड जोन पर सख्ती जारी रहेगी। हालांकि शराब की दुकानें तीनों जोन में खुल चुकी हैं और आज सुबह सुबह की जो तस्वीरें मिली हैं अलग अलग शहरों से वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शराब की दुकानों पर लंबी कतारें लोगों की दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दिखे, मास्क पहने हुए थे, दूरियां बनाई रखी। लेकिन ये आप दिल्ली से तस्वीर देखिए, इसके अलावा बाकी शहरों से भी जो तस्वीरें मिल रही हैं, देहरादून, रायपुर, कोलार, अलग अलग देश के हिस्सों से आपको शराब की दुकानों के बाहर आज इस तरह से कतार दिखाई दी। लॉकडाउन के तीसरे दौर की ये तस्वीरें। दिल्ली में भी आज से काफी सहूलियतें मिल रही हैं। करोल बाग से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। पूरे 43 दिनों के बाद दिल्ली में सरकारी शराब की कुछ दुकानें खुलने की उनको परमिशन मिली है। इस वक्त हम लोग करोल बाग में मौजूद हैं और इस दुकान को खुलने की परमिशन है। 10 बजे ये दुकान खोली जाएगी, लेकिन सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी और तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी गई थी। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दुकान के बाहर ये सर्कल बनाए गए थे। तकरीबन 1.5 मीटर के पास ये सर्कल बनाए गए थे। 2 लेन यहाँ पर आप देखिए बाकायदा लगाई गई है। पुलिस यहाँ पर सुरक्षा में सुबह ही पहुंच गई थी ताकि किसी तरीके से कोई यहाँ पर गड़बड़ी न होने पाए, लोगों की भीड़ न जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, इसके लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। और सुबह 8 बजे से ही लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे। कितने बजे से खड़े हो भाई? सुबह 8 बजे। 8 बजे से आप देख सकते हैं। 10 बजे दुकान खुलनी थी, लेकिन नंबर पहले आ जाए इसलिए सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे। पूरी लंबी लाइन हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर तक यहाँ पर आप देखिए लाइन लगी हुई है, दूर तक लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ करोल बाग की दुकान पे नहीं बल्कि जितनी जगहों पर दुकानें ये खुल रही हैं, ऐसी ही खबर आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर पहुंचने लगे थे 8 बजे और पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर उनको नहीं खुलनी थी, लेकिन उसके बावजूद जहां पे लोग पहुंचे तो वहां से पुलिस लोगों को हटा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, शॉप ओनर से बात कर रही है और इस बात की पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरीके से पालन हो। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली के एक हिस्से से आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको हम ले चलते हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में। यहां से देखिए हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में वाइन शॉप जो है वो ओपन हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्णानगर में। आपको दिखाना चाहेंगे कि वाइन शॉप्स की दुकान सुबह 9 बजे से खुलनी थी और L6 की जो शॉप्स हैं वो खुलेंगी और एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन सुबह से ही 6 बजे से ही कृष्णानगर इलाके में लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। सुबह से ही लोग जो है वो वाइन शॉप्स पर खड़े हो चुके हैं और आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन सत्य राउती के साथ किस तरीके से लोग सुबह से ही करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पर लग चुकी हैं, जो कि यहाँ पर वाइन शॉप्स में लेने के लिए पहुंची है। लोग मौजूद है। ये बताइए कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है और वाइन शॉप्स आप खुल चुकी हैं, आप इतनी जल्दी सुबह क्यों आए हैं? सर बुजुर्ग आदमी, नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, तो रोजाना पीने वाले आदमी है जी। 73 साल के आदमी हो चले हैं, तो जनाब क्या करें। कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार सर। कोरोना तो कोरोना ही है, वो तो सबके साथ है, पूरे मुल्क के साथ है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मजबूरी में आना पड़ा सर। तो आपने सुना अलग अलग लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुंबई में कमलेश सुतार मौजूद हैं, लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद है। कमलेश, आपका रुख पहले करते हैं। आप एग्जैक्टली कहां पर अभी मौजूद हैं, क्योंकि काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं पीछे। किस तरह की सहूलियतें लॉकडाउन 3.0 के इस दौर में दिखाई दे रही हैं?
जी मीनाक्षी, इस वक्त मैं लालबाग इलाके में हूँ। लालबाग मार्केट जिसे कहा जाता है, मुंबई का काफ़ी फेमस और एक आमतौर पर काफ़ी क्राउडेड रहने वाला इलाका है। और जो रियायतें सरकार ने कल दी है कि कुछ दुकानें महाराष्ट्र में खुली रह सकती, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं, सुबह से ही हम आज बाहर हैं और जो रास्तों पर लोगों की आवाजाही हो, गाड़ियों की आवाजाही हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं आप मार्केट में, इस वक्त आपको लालबाग की मार्केट का हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार ने कल कुछ ज़्यादा रियायतें दी थी कि रेड जोन में भी कुछ दुकानों को खुली रखने की छूट कल दे दी थी। सिर्फ कंटेनमेंट इलाके जो रहेंगे वहाँ पर दुकानें नहीं खुली रहेगी। वहाँ पर 5 दुकानें एक लेन में खुली रह सकती है जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी की हो, यानी मेडिकल स्टोर हो, ग्रोसरी स्टोर हो, इनको खुली रखने की छूट थी। इसके अलावा नॉन एसेंशियल कमोडिटी की दुकानों को भी आज से खुली रखने की छूट यहाँ पर दी गई थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोगों को जो रियायत मिली है उसके चलते लोग, हालांकि कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मार्केट में आमतौर पर जितनी भीड़ यहाँ पर लोग करते हैं उसी तरह की भीड़ तकरीबन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुंबई के बहुत सारे इलाकों में कंटेनमेंट जोन ज़्यादा मुंबई में है, सबसे ज़्यादा बाधित मुंबई है और इसलिए कंटेनमेंट की जोन की संख्या जाहिर तौर पर ज़्यादा थी। लेकिन जिस तरह से लोगों को बाहर आने में दिक्कत थी, उसके चलते आज जो रियायतें मिली है उसके चलते लोग ज्यादा पैमाने में बाहर आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते जो सबसे बड़ा डर था लोगों के मन में और प्रशासन के मन में कि अगर रियायतें दी जाती है, छूट दी जाती है, तो लोग भारी मात्रा में बाहर आएंगे और मुंबई जैसा शहर जो सबसे ज्यादा बाधित है, ऐसे में मुंबई को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं कि इंतजार में थे कि कुछ थोड़ा उनको सहूलियत मिले तो वो भी अपने कामों के लिए, जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकले। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, कुमार अभिषेक वहां पर इस वक्त मौजूद है। कुमार, अब जिस तरह से ग्रीन जोन के लिए 28 दिन से घटाकर 21 दिन की अवधि कर दी गई है, उसके तहत ज्यादा इलाके हैं जो ग्रीन जोन में आ पा रहे हैं। आज के दिन की सुबह लखनऊ समेत बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों से क्या रिपोर्ट्स आपके पास पहुंची है? देखिए मीनाक्षी, ग्रीन जोन में बहुत चीज़ें खोल दी गई हैं, स्थितियां नॉर्मल की तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लखनऊ अभी भी रेड जोन में है। हम आपको दिखा दें कि लखनऊ में सिर्फ अगर हम कह सकते हैं कि शराब के ठेकों को छोड़ दें तो बाकी तमाम चीज़ें जस की तस हैं। सरकारी दफ्तरों को पूरी तरीके से यहाँ भी खोल दिया गया है। निजी दफ्तरों में रेड जोन के निजी दफ्तर नहीं खोले गए हैं, लेकिन कुछ आज का जो दिन है वो ज़्यादा चहलकदमी भरा दिखाई दे रहा है। गाड़ियां ज़्यादा तादाद में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लोग आज ज़्यादा निकले हैं। थोड़ी सख्ती भी कम हुई है, खास करके उन इलाकों में जहाँ पर केसेस कम हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन कई इलाकों में बना हुआ है कि आखिर पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कैसा हो। गोरखपुर और जो बनारस के आसपास के ज़िले हैं वहाँ ग्रीन जोन है, बावजूद इसके बहुत चीज़ें नहीं खुल पाई हैं। लोगों का मानना है अभी बहुत क्लियर कट लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए जो जिलाधिकारी हैं बहुत तरीके से अभी नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन आज का पहले दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा तादाद में गाड़ियां आपको दिख रही हैं। ये सड़क जो लगातार सूनी रहती थी, इस वक्त अब आप देखिए किसी पल रुक नहीं रही, लगातार गाड़ियां यहां पर चल रही हैं। पुलिस वाले भी मौजूद हैं, हम एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, क्या इस बार आज के दिन ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं पहले से? जी, आज मूवमेंट बढ़ा है। भारत सरकार ने कुछ ढील दी है जिसकी वजह से मूवमेंट आज बढ़ा। तो मीनाक्षी, हालात ये हैं कि तीनों जो जोन हैं वहां पर अलग अलग तरीके के हालात हैं, लेकिन लखनऊ में कुछ देर बाद हो सकता है कि शराब के ठेके खुले, क्योंकि तीनों जोनों में इसे खोला गया है। लौटते हैं कुमार आपके पास, और आपने जिक्र किया कि कैसे जो सड़कें सूनी दिखाई दे रही थी, आज वहां पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर ट्रैफिक ज्यादा है। हिमांशु भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लॉकडाउन 3 में मुंबई के दादर इलाके से क्या रिपोर्ट मिल रही है ये दिखाते हैं। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने ये रिपोर्ट भेजी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में कंटेनमेंट जोन में और रेड जोन में कुछ नई गाइडलाइंस इशू की है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद कुछ इलाके में 5 नॉन एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें भी खुली रहेंगी। इस वक्त हम मुंबई के दादर इलाके में हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चलती है। सबसे ज्यादा दुकान जो है नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की भी यहां पर है। लेकिन अगर हम बात करें, आज पहला दिन है इन रिलैक्सेशन का, रिलैक्सेशन के बाद में रास्तों पर भीड़, चाहे वो गाड़ियों की आवाजाही हो, लोगों की आवाजाही हो, ये ज्यादा दिख रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था इससे बिल्कुल विपरीत एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। लोग हैं कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग भले ही हो, लेकिन चूंकि कुछ दुकानें खोल दी गई है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स खुली रहेंगी, ये बताया गया है। नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी। आइए इस वक्त रुक करते हैं सीधे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, दिल्ली के एग्जैक्टली किस हिस्से में आप मौजूद हैं? और देश की राजधानी दिल्ली में भी अब रियायतों का नया दौर शुरू हुआ है, लेकिन 4000 से ऊपर संक्रमण के केसेस भी पहुंच गए हैं। कैसे इंप्लीमेंटेशन कराया जा रहा है जो अब नई छूट दी गई हैं? क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, छूट की सबसे बड़ी बात तो ये देख सकते हैं कि अगर हम ट्रैफिक की तरफ कहेंगे अपने कैमरामैन से, आप देख सकते हैं कि जो भीड़ आपको सड़क पे रोज के मुकाबले काफी ज्यादा दिखेगी। लगातार आपको गाड़ियां आती जाती दिखेंगी। ये वो इलाका था जो यहाँ पर आमतौर पे अगर आज के पहले की हम बात करें तो इक्का दुक्का गाड़ियां, दिल्ली का कौन सा इलाका है ये? जो गाड़ियां थी सिर्फ वही नजर आ रही थी। ये करोल बाग इलाका है मीनाक्षी, और इस जगह पर बिल्कुल भी लॉकडाउन पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा था। बेहद कम लोग यहाँ सड़क पे नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकती हैं, गाड़ियां देख करके आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है, यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे एक लंबी लाइन, आप देखिए तकरीबन आधे किलोमीटर से भी दूर तक हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर वाइन शॉप के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। दुकान 10 बजे खुलनी थी मीनाक्षी, लेकिन सुबह 8 बजे से ही एक लंबी लाइन यहाँ पर लगनी शुरू हुई, और इस लाल बत्ती से लेके जो अगली लाल बत्ती है वहां तक पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। और पुलिस को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है, क्योंकि आप देखिए सर्कल तो बना दिया गया था यहाँ पर, लेकिन ये सर्कल एक निश्चित दूरी तक बनाया गया था। शायद इतना अंदाजा नहीं था लोगों को कि करीबन आधे किलोमीटर से भी लंबी लाइन लग जाएगी। तो ये सर्कल थोड़ी दूर तक है, उसके बाद लोगों को मैनेज करने में पुलिस को बिल्कुल। और वैसे भी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार भी लगातार कोशिश में जुटी है। सीएम केजरीवाल ने रविवार को साफ किया कि आज से दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। रेड जोन में केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वो छूट दिल्ली में भी लागू होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में तीसरी बार लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन 4 मई यानी आज से शुरू होकर 14 दिनों तक जारी रहेगा। इस कड़ी में दिल्ली में भी इस बाबत तैयारी की गई है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना को लेकर रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी है वो सभी छूट दिल्ली के अंदर लागू होंगे। रेड जोन के अंदर जो भी छूट केंद्र सरकार ने कही है वो सब दिल्ली में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी। दिल्ली सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पान, गुटखा, तंबाकू और शराब बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति है, बशर्ते उन्हें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर नहीं होने चाहिए। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हैं, वो सारी खुली रहेंगी। वो चाहे एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, कोई भी शॉप्स हों। तो मार्केट, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो दुकानें हैं, उनमें चाहे कोई भी सामान हो, किसी भी तरह का सामान हो, वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। केजरीवाल ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, जब तक कि आपको किसी बेहद जरूरी सर्विस के लिए बाहर न निकलना पड़े। जिन लोगों को कोई बीमारी है या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको घर में रहना है। 65 साल के ऊपर के लोगों को भी घर पर रहना है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद रहेगा। केजरीवाल ने ये साफ किया
कि देश के लोगों को अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीखना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना जीरो हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। अब हमें कोरोना से जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सरकारों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को इसकी, हम सबको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान की पूरी जानकारी दी है। जाहिर है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दुकानों और बाजार का खुलना बेहद जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ ही लोगों की जान बचाना भी सरकारों की पहली प्राथमिकता है। आज तक ब्यूरो। तबलीगी जमात का संकट दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर दिखने लगा है। अब तक 5 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच के कई पुलिसकर्मी पहले से ही क्वारंटीन में हैं। यानी यह खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है और इन सब के बीच तबलीगी का मुखिया मौलाना साद सामने आने को तैयार नहीं। कोरोना काल में ये मरकज संकट का अड्डा तो बहुत पहले बन गया था। अब पुलिस वालों पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। एक एक कर इसकी जांच में जुटे पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा 5 तक पहुंच चुका है। ये तमाम पुलिस वाले क्राइम ब्रांच की उस टीम का हिस्सा हैं जो मरकज की जांच में जुटे थे। इसमें एएसआई और कुछ कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज से कोरोना संकट तब बढ़ा था जब यहां 2000 से ज्यादा जमातियों की भीड़ जुटी थी। बिना बताए, बगैर किसी कानूनी इजाजत के बड़ी संख्या में विदेशी जमाती पहुंचे थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था दिल्ली क्राइम ब्रांच को। तभी से बड़ी संख्या में पुलिस वाले मरकज की जांच में जुट गए। उन्हीं में शामिल पुलिस वाले अब कोरोना की चपेट में हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच के 5 पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हो गया है। दरअसल जो मरकज है उसमें लगभग 2500 से ज्यादा लोग थे और उसके बाद जब इनको बाहर निकाला गया तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई 100 जमाती वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी और जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम कई बार ग्राउंड जीरो यानी मरकज पर पहुंची थी और तमाम दस्तावेज और जरूरी जो सामान है उनको उन्होंने इकट्ठा किया था। इसी जांच के दौरान जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो इन्फेक्टेड हुए। जान पर खेलकर क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज से जमातियों को क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों में पहुंचाया था, लेकिन उन जमातियों के मुखिया मौलाना साद को इसकी कहां फिक्र है। वो सिर्फ और सिर्फ छिपकर तमाशा देख रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। वकीलों की फौज खड़ी करने वाला साद अब सामने नहीं आता। या तो ऑडियो संदेश जारी करता है या फिर उन्हीं वकीलों के जरिए दांव पेंच चल रहा है। मरकज संकट बढ़ने के बाद से मौलाना छिपा हुआ है। तब से वो सामने नहीं आया, अलग अलग दावे करता रहा, अपना संदेश जमातियों तक पहुंचाता रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद के उसी ऑडियो संदेश के बाद कई जगहों पर जमातियों ने प्लाज्मा डोनेशन भी किया। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में जमाती प्लाज्मा डोनेट करते नजर आए। लेकिन साद ने अपना कोरोना टेस्ट कराया या नहीं, अब तक ये राज ही है। वैसे तो उसने कोरोना टेस्ट कराने का दावा बहुत पहले ही किया है, लेकिन जब जांच रिपोर्ट सौंपने की बारी आई तो उसकी दलील हर बार झूठी साबित हो गई। अब मौलाना साद नया दांव चला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराएगा
और उसकी रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपेगा। वकीलों के मुताबिक साद ने पहले प्राइवेट लैब की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। एक के बाद एक 4 नोटिसों के बावजूद भी मौलाना साद न तो अब तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ है, न ही क्राइम ब्रांच के किसी सवाल का ठीक जवाब दे रहा है। कोरोना की आड़ में मौलाना साद लगातार क्राइम ब्रांच के सवालों से बचता फिर रहा है। क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो सरकारी अस्पताल से अपना टेस्ट कराए और रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए। इसके उलट मौलाना साद ने प्राइवेट लैब से अपना टेस्ट कराया और क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सौंपी। क्राइम ब्रांच ने वो रिपोर्ट खारिज कर दी। क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद सरकारी लैब से टेस्ट कराने को तैयार हो गया है। उसका कहना है कि वो जल्द ही रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच को सौंपेगा, लेकिन सवाल उठता है कि कब। मौलाना साद चाहे जब तक भागता रहे, लेकिन वो इस सच से नहीं भाग सकता कि जमातियों की वजह से देश भर में कोरोना संकट गहराया। मरकज संकट नहीं हुआ होता तो लॉकडाउन 1.0 की कामयाबी आंकड़ों में दिखती। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी मानते हैं कि मरकज के मामले ने मुश्किल बढ़ा दी। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन किसी भी एक कारण को ये देना, जब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में कितनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अभी दिल्ली का कोरोना ग्राफ 4000 के पार जा चुका है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या उन जमातियों की है जो मरकज से निकाले गए थे। पुनीत शर्मा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा आज तक में शामिल हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मौलाना साद और तबलीगी जमात पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना फैला रहे जमातियों पर सख्ती की जाएगी। अभी जो देश के हालात हैं, वैसी दशा कभी नहीं हुई। कोरोना शहर शहर में प्रकोप बनकर टूटा है। हालात बिगड़ने में उन जमातियों का ज्यादा योगदान बताया जा रहा है जो दिल्ली के मरकज से निकले थे। अगर जमातियों का कोरोना ज्वालामुखी नहीं फटा होता तो तस्वीर जुदा होती। मरकज से निकले लोगों ने कई मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ाई। उनमें से कई जमाती कोरोना के पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने ना तो अपने जान की परवाह की और ना ही आसपास के लोगों की। संकट बढ़ता रहा, वो बीमारी बढ़ाते रहे। तबलीगी जमात का चेहरा और बदसूरत तब हुआ जब उनके लोग क्वारंटीन सेंटर में बदसलूकी पर उतर आए। कई जगहों पर हाथापाई की तो कहीं तमाशा करते नजर आए। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में यूरिन फेंका तो यूपी के अलग अलग शहरों में भी बदसलूकी की तस्वीरें सामने आईं। गाजियाबाद में मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की तो कानपुर के अस्पताल में हाथापाई की। प्रयागराज में तो एक प्रोफेसर ने कई विदेशी जमातियों को चोरी छिपे पनाह दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गाजियाबाद मामले के आरोपी जमातियों पर एनएसए तक लगा दिया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा आज तक में साफ साफ चेतावनी दी कि जो जमाती कानून नहीं मानेंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। जमात और तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने बहुत जगह बहुत ही अभद्र कार्य भी किया है। वह गाजियाबाद में चाहे वह स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला रहा हो, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, वहां पर पहले समझाने का प्रयास किया गया। अगर वे समझे नहीं तो वहां पे कठोरता पूर्वक कार्रवाई भी हुई है और हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि अगर जमाती संकट नहीं होता तो लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखिए, बीमारी होना एक विषय है। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है।
और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देश में रहा। फिर लॉकडाउन पार्ट 2 15 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहा। फिर भी रेड जोन ने चिंता बढ़ाई तो 1 मई को लॉकडाउन 3.0 का ऐलान भी हो गया, जो आज से ही लागू हो गया है और ये 17 मई तक शर्तों के साथ जारी रहेगा। कई अन्य राज्यों की सरकारें भी दावा कर रही हैं कि जमातियों के संकट की वजह से हालात तेजी से बिगड़े। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में स्थिति संभल नहीं रही। कोरोना के पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकारें ये आरोप लगा रही हैं कि जमात ही इसके लिए जिम्मेदार है। गुजरात का हाल किससे छिपा है? राजस्थान की सूरत किसने नहीं देखी? महाराष्ट्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश तो परेशान है। तमिलनाडु की मुसीबत को कैसे भूले? हरियाणा में हड़कंप मचा है। दिल्ली से जो खतरा देश के 23 राज्यों में पहुंचा, उससे कोरोना का घाव नासूर बन गया है। कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। अब इन दिनों कोरोना की वजह से जयपुर शहर तड़प रहा है, तो उसके पीछे क्या वो जमाती हैं? गुजरात का अहमदाबाद शहर बेचैन है, तो क्या उसके लिए भी वही जमाती जिम्मेदार हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर मुश्किल में हैं, तो वहां की सरकार भी मान रही है कि जमातियों की वजह से हालात बिगड़े। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया। उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। 23 मार्च को दिल्ली से 1500 से ज्यादा जमाती देश के अन्य हिस्सों में चले गए और 23 राज्यों में संकट गहरा गया। ई एजेंडा आज तक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मान रहे हैं कि अगर जमाती नहीं होते तो हरियाणा डेंजर जोन से बाहर होता। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी की भी कुछ ऐसी ही राय है। तबलीगी लोग, जमात के लोग जो दिल्ली से, निजामुद्दीन से निकले और हजारों की संख्या में, और वो कोरोना को सारे देश में बढ़ा गए। हमारे यहाँ भी 135 केस तो केवल तबलीगी समाज के, जमात के लोग वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हजारों की संख्या में लगभग 1400 की संख्या ऐसी थी जिनके ऊपर हमने नजर रखी, जिनको क्वारंटाइन किया, जिनको सर्वेलेंस में किया रखा। उसमें विदेशी भी थे, 107 लोग तो विदेश से ही संबंध रखने वाले थे। ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोक-टोक, मरकज के लोगों ने यहाँ काफी, अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुले आम मिलते गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अन्य राज्यों के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जमातियों ने मुश्किल बढ़ाई। निजामुद्दीन के जो आए, वो जो सदर्न पंजाब में चले गए, ये तो पहले आए थे, ये तो ज्यादा द्वाबा बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट। लेकिन जो निजामुद्दीन वाले थे वो मानसा, संगरूर, सदर्न बेल्ट में आए, वहाँ मेरे केसेस बढ़े। जिन शहरों में कोरोना का सबसे खतरनाक प्रभाव देखा जा रहा है, वहाँ तबलीगी जमात के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे थे। उनमें से कई खुद कोरोना पीड़ित निकले, तो उनकी वजह से कई दूसरे लोग भी प्रभावित हुए और इस तरह से खतरा बेशुमार हो गया। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है और इसकी वजह साफ है। हुकूमत पाकिस्तान का ध्यान कभी मौलानाओं पर तो कभी कश्मीर पर केंद्रित रहता है, लिहाजा वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का ताना बाना टूटने के कगार पर है। अब तो डॉक्टर्स भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि बचा लो पाकिस्तान को।
पाकिस्तान में कोरोना के कुल मामले 19,103। पाकिस्तान में कोरोना से कुल मौत 440। पिछले 24 घंटे में मामले 1000। पिछले 24 घंटे में मौत 47। न कोरोना के खिलाफ लड़ने का कोई पुख्ता प्लान, न अपने लोगों को बचाने की कोई दूरदर्शी सोच। ऊपर से सरकार की मनमर्जियां और जिद पूरे मुल्क को बर्बादी की कगार तक ले जा रही है। कोरोना से कराह रहा है पाकिस्तान। अपने ही डॉक्टरों के निशाने पर है हुकूमत पाकिस्तान। फिर भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पूरी दुनिया की ही तरह पाकिस्तान में भी लोग मर रहे हैं। हर रोज कोरोना संक्रमितों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का रोना हर राज्य रो रहा है। लेकिन इमरान सरकार हालात की गंभीरता का ना तो अंदाजा ही लगा पा रही है, ना ही उससे लड़ने के लिए व्यवस्था को चाक चौबंद कर पा रही है। पहले से ही इस मुल्क की स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हालत में है। ऊपर से सरकार के फैसले कोरोना से लड़ने वालों के लिए हर रोज नई अड़चनें बनकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की मुसीबत बना हुआ है सरकार का वो ऐलान जिसके तहत लोगों को रमजान के महीने में मस्जिदों में नमाज पढ़ने की छूट दी गई है। इससे न सिर्फ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, बल्कि उन कोरोना वॉरियर्स का गुस्सा भी जो गिने चुने संसाधनों में लोगों को बचाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। दूसरी जगहों पे भी सही एहतमाम होना चाहिए, लेकिन दूसरे मुकामात पर जो हमें ये गलत रवैये लोगों के नजर आ रहे हैं, उनको जवाज बना के मसाजिद में ज्यादा सरगर्मियां बढ़ाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। मसाजिद एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है इस इन्फेक्शन को मुंतकिल करने का, और बन रहा है। इस चीज में हमें एहतियात करने की जरूरत है। मैं यानी अल्लाह को गवाह बना के और बहैसियत मुसलमान के ये बात कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने का आदी हूं। लेकिन इस वक्त इस बात की जरूरत है कि मस्जिद में जाने की बजाय घर पे जो है ये इस इबादत को सरअंजाम दिया जाए। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार बरनी ने सरकार पर भी सीधे सीधे निशाना साधा है। कुछ खुशगुमानियां या विशफुल थिंकिंग जो पाकिस्तान में और हमारी कौम में पाई जाती है, उसका थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं और उसका हमें सद्देबाब करने की जरूरत है। हम लोग अमूमी तौर पर बनी इसराइल की तरह ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के बहुत चहीते लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट कर लिया है, मुंतखब कर लिया है, इसलिए इस किस्म के वबाई अमराज जो है वो हमारे करीब नहीं फटकेंगे। इस गलतफहमी को दूर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, एक और गलतफहमी और बड़ी शिद्दत के साथ हमारे यहाँ मौजूद है कि ये जो मर्ज है इसकी पाकिस्तान में शिद्दत बहुत कम है। पाकिस्तान में कोरोना से संक्रमण के कुल मामलों में पंजाब में करीब 7000, सिंध में 7102, खैबर पख्तूनख्वा में करीब 2907, बलूचिस्तान में 1172, इस्लामाबाद में 365, गिलगित बाल्टिस्तान में 340 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 66 मामले हैं। हालात अगर सरकार के हाथों से फिसल रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार भी वो खुद ही है। जब जब उसे मौका मिला है उसने मौलानाओं को खुश करने में ही वक्त जाया कर दिया है। फंडिंग के लिए भी जब इमरान ने अपने आवास पर एक टीवी शो का आयोजन करवाया तो मौलाना को बुलाना नहीं भूले। मौलाना तारिक जमील टीवी पर आए और मजहब की आड़ में पाकिस्तान की महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं बख्शा। मसला था कोरोना से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करने का, लेकिन इमरान की गलतियों से पाकिस्तान को मौलाना का जहर पीना पड़ा। मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं। मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े तो अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा
अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। मौलाना के बाद अब सुनिए शाहिद आफरीदी के बोल, जिसने हुकूमत पाकिस्तान को ही शर्मसार कर दिया है। ये वो मुल्क की बात, मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे मुल्क में पैदा किया है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बस कुछ आज जो हमारे ऊपर गधे घोड़े बैठे हैं, वो अगर इंसान के बच्चे बन जाएं तो हमें इस तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमारे ऊपर सरों के ऊपर कुछ ऐसे लोग अल्लाह ने मुसल्लत कर दिए, हमारी अपनी वजह से है, उनकी भी गलती नहीं, हमारी अपनी वजह से है। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। सच तो यह है कि कोई कुछ भी कहे, ना तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने किए पर कोई शर्म आती है, ना ही उन्हें अपनी गलतियों से सबक सीखने की कोई आदत है। आज तक ब्यूरो। इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान नया बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। न गरीबी कम हुई, न महंगाई, न सुविधाएं बढ़ी, न मुल्क का सम्मान। वो कश्मीर का रोना रोते रह गए और मुल्क की तरक्की के दावे बिखरते चले गए। कोरोना के संक्रमण काल में जब इमरान खान की नाकामी पर लोगों का गुस्सा फूटा तो इमरान बैकफुट पर आ गए। चारों तरफ से आलोचना की बमबार्डिंग होने लगी। सियासी पिच पर बदनामी का ग्राफ बढ़ने लगा तो पाकिस्तानी पीएम को अपनी टीम बदलनी पड़ी। 2018 में सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने दूसरी बार अपनी मीडिया टीम को बदला। इमरान खान ने सीनेट सदस्य शिबली फराज को पाकिस्तान का नया सूचना मंत्री नियुक्त किया है। फराज प्रख्यात दिवंगत उर्दू कवि अहमद फराज के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि साई की तरह साथ चलने वाली सूचना और प्रसारण मामले में प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को भी हटा दिया गया है। डॉक्टर फिरदौस को इस पद पर 18 अप्रैल 2019 को मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नियुक्त किया गया था। फिरदौस की जगह सेना के रिटायर्ड पूर्व प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा को इमरान खान ने अपनी टीम में जगह दी। वायरस बढ़ेगा और ज्यादा केसेस आएंगे, ऐसे मामलात के अंदर आपके हॉस्पिटल्स, आपके मेडिकल सिस्टम इन मामलात को हैंडल करने के लिए नाकाफी है। यही वजह है कि एहतियात जरूरी है कि इमरान खान के जो फैसला साजी है उस फैसला साजी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और वो फैसला साजी उनकी ना होने की वजह से, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ना होने की वजह से उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी कमजोर पड़ती जा रही है। दरअसल इमरान सरकार को लगता था कि उनके कामों का प्रचार जनता के बीच ठीक से नहीं हो रहा है। उनका मीडिया मैनेजमेंट कमजोर है। मीडिया भी इमरान पर लगातार हमले कर रहा था, जिसके बाद अपने कामों को लोगों और मीडिया तक सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचाने के लिए इमरान खान ने ये फैसला किया। हालांकि जानकार बताते हैं कि इससे उनकी छवि सुधरने वाली नहीं, जब तक कि वो कोई ठोस काम नहीं करते। इमरान खान ने अपनी टीम तो बदल दी, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदलेंगे? जहां भूखमरी से बड़ी आबादी त्रस्त है, आलू भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। पाकिस्तान में कई जगहों पर आलू 50 से 70 रुपए किलो है, प्याज 70 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, केला 180 रुपए दर्जन है। ये तो बस बानगी भर है। आर्थिक मोर्चे पर फिसड्डी इस मुल्क के लिए कोरोना काल बनकर आया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि 1.3 से 2.2% तक जीडीपी इस साल सिमट कर रह जाएगी। वहीं IMF का कहना है कि पाकिस्तान की जीडीपी 1.5% रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। इमरान भूल गए कि ये खेल का मैदान नहीं, ये सियासत की रफ्तीली राहें हैं, जहां एक एक फैसले की स्क्रीनिंग होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुक्मरान का क्या हश्र होता है, इतिहास गवाह है। इस्लामाबाद से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो।